रांची में जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं का जताया आभार। झारखंड में फिर से सरकार बनने का किया दावा। सिमडेगा में होने वाला मतगणना कार्य को लेकर तैयारियां पूरी। कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का डीसी एसपी ने किया निरीक्षण। विधि व्यवस्थाओं का संबंधी लिया जायजा। पश्चिमी चंपारण जिले में पैक्स चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। नॉमिनेशन की प्रक्रिया कर ली गई पूरी। 11 पैक्स अध्यक्ष पदों के लिए चुनावी मैदान में 26 उम्मीदवार। मोकामा में राष्ट्रीय मुक्ति भ्रष्टाचार मोर्चा लॉन्च। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना उद्देश्य। बिहार में विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेगा मोर्चा। मधेपुरा में आम रास्ते को लेकर शहरवासियों में रोष। निर्माणाधीन पुलिस लाइन के पास लोगों ने दिया धरना। शहरवासियों के समर्थन में आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव बुधवार को संपन्न हो गया है। गुरुवार को हेमंत सोरेन पूरी तरह से आपको बताते चले कि रिलैक्स भी दिखे हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गंडे विधायक कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं। इसमें वे रिलैक्स करते नजर आ रहे हैं और झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए 2 चरणों में मतदान संपन्न हो गया है। अब सभी की निगाहें 23 नवंबर को होने वाले मतगणना पर टिकी हैं। मतगणना के पहले हर कोई जानने को उत्सुक है कि मुख्यमंत्री सहित अन्य बड़े राजनेता क्या कर रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी गंडे विधायक कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वे पूरे आराम के साथ आराम मूड में भी नजर आ रही हैं। खबरों की तरफ, झारखंड विधानसभा चुनाव संपन्न के बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता कर ग्रामीण क्षेत्र में मतदाताओं का आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने शहरी क्षेत्रों में लोगों से नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शहर के लोग सरकार से काफी उम्मीद करते हैं, लेकिन मतदान के दिन अपना मताधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि झारखंड में नई उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ में एक बार फिर से सरकार आने वाली है। विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद में सर्वे और सरकार बनाने के आकलन सहित इस चुनाव से संबंधी ये भी कहा गया कि जो आंकड़े हमारे पास हैं उनके मुताबिक राज्य के 24 जिलों में से 11 जिलों में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। बाकी 13 जिलों में कड़े संघर्ष हैं। व्यस्त रहे हमारा राज्य अब साल के अंत तक अंतिम महीने में एक नई सरकार को लेकर आएगा। वो सरकार निश्चित तौर पे झारखंडी अरमान और आकांक्षा के अनुसार होगा। 81 विधानसभा क्षेत्र में हमारा जो चुनाव संपन्न हो गया, उसमें सबसे बड़ी जीत लोकतंत्र की हुई। कुछ क्षेत्रों ने बहुत उत्साह के साथ वोट किया, लेकिन एक चीज जरूर रही कि शहरी क्षेत्र में गांव से अपेक्षाकृत कम वोटिंग हुआ, जो एक बहुत बड़ा चिंता का कारण। नहीं मालूम, शहर में रहने वाले लोगों की चाहिदाएं बहुत ज्यादा है, अपेक्षाएं सरकार से बहुत ज्यादा रही, लेकिन जब वोट देना पड़ता, अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है, तो वो कहाँ चल जाते हैं ये समझ सकते। खासकर जो बुद्धिजीवी और एलिट समाज, सबसे ज्यादा आलोचना सलाह देने का काम यही निर्वाचक मंडल का। लेकिन जब समय होता है कि सही को सही चुने, तो उस वक्त खुद को उस मुख्य धारा से अलग कर लेता है, जो काफी चिंताकारी। ये हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए चिंता। कल के वोटिंग समाप्त होने के बाद कुछ प्रायोजित सर्वे भी आए, कुछ हकीकत के भी सर्वे आए। सरकार बनाने का आकलन तरह तरह से होने लगा, और ये काम इसलिए भी होता है ताकि सट्टा बाजार को लाभ। इससे अंततः जो बड़े लोग हैं उन्हीं को फायदा होता है, जो वोट नहीं देते। कल संपन्न हुए विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद में प्रत्याशी अब जीत को लेकर गुना भाग करने में जुटे हुए हैं और बोकारो विधानसभा से कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ में बैठकर बोकारो विधानसभा के 588 बूथों में हुए मतदान और अपने पक्ष में हुए मतदान का गुना भाग कर रहे हैं। बोकारो विधानसभा में अगर मतदान प्रतिशत की बात करें तो इसका फाइनल आंकड़ा भी आ चुका है। बोकारो विधानसभा में 53.1% मतदान हुआ और ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार बिरंची नारायण और कांग्रेस उम्मीदवार श्वेता सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। विधानसभा का चुनाव बहुत ही अलग माहौल रहा। पूरे क्षेत्र में हम लोग सब मिल करके, पूरे जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, परिवार के लोग हैं, पार्टी के संगठन के, इंडिया गठबंधन के जितने कार्यकर्ता हैं, सब नेता, सबने हम लोगों ने मिलकर के जितना हम लोगों ने चुनाव प्रचार प्रसार किया, बहुत अच्छा रहा।
लोगों का बहुत आशीर्वाद और जन समर्थन रहा और उसका जो एक रूप है हम लोगों ने कल मतदान केंद्र पे देखा और बहुत अच्छा लगा, लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो अच्छा है। एक बेहतर बदलाव के लिए हम लोग आगे और उत्सुक हैं और विश्वास है कि हम लोग इस बार बोकारो में देखिए पूरे विधानसभा में अगर बात करें तो हर तरीके से अगर हम कहेंगे तो हर तबके में 588 बूथ में सब ने आशीर्वाद दिया और अब ये उनको कह पाना कि नंबर में लॉक कर देना ये मेरे लिए उचित नहीं होगा। मुझे जो दिखने में मिला, मैंने कल बहुत जगह दौरा किया अपने मतदान के दौरान, जहाँ जहाँ मैं पहुँच पाई और जहाँ से लोगों को खबर आया तो लोगों ने अपार आशीर्वाद दिया है मुझको। यहाँ से बोकारो से भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत होगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 3 बड़ी जीत झारखंड में जो होगी उसमें बोकारो की भी जीत होगी। एग्जिट पोल से और बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का झारखंड में होगा। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का अपने दम पर कम से कम 42-43 सीटें और एनडीए को मिला देंगे तो सीटें 50 पार करेंगे। बोकारो में जीत का क्या अंतर है? 50,000 से ऊपर से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीतेगी। 1.5 लाख से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम 1.5 लाख से ऊपर वोट मिलेगा भाजपा को। क्या आप समझना चाहिए कि ये जो रेशियो आज 53.1% का फाइनल आंकड़ा जिला प्रशासन ने दिया है, 6,000 लगभग वैलेट वाले हैं तो 1% और मानिए, आप मानकर चलिए कि 54-54% का यहाँ पे पोलिंग हुआ है। तो पहले भी 50-52% ही पोलिंग होता रहा, तो इस बार तो उस हिसाब से 3% ज़्यादा पोलिंग हुआ है। तो पोलिंग यदि ज़्यादा हुआ तो इसका अर्थ है कि सीधा सीधा लाभ इसका भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। सिमडेगा में होने वाले विधानसभा चुनाव मतगणना कार्य को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां की जा चुकी हैं और साथ ही इसी बीच में विधि व्यवस्था से संबंधित जानकारी लेने के लिए सिमडेगा कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का उपायुक्त अजय कुमार सिंह और एसपी सौरभ के द्वारा निरीक्षण किया गया है। उपायुक्त ने बताया कि मतगणना के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं जहां पर मतगणना का कार्य होगा और वहीं एसपी सौरभ ने भी कहा कि 3 लेयर में सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है जिसमें मतगणना के कार्य में कोई दिक्कत ना हो। देखिए 23 तारीख को जो मतगणना होनी है उसमें सबसे पहले तो जो इलेक्शन कमीशन है उसके द्वारा विस्तृत गाइडलाइन है। 3 टीयर में सुरक्षा वहाँ पे दी जानी है। वो तीनों टीयर की सुरक्षा हम लोग अभी से ही वहाँ पे दे रहे हैं। डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को अलग अलग एक आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी और एक डीएसपी स्तर के पदाधिकारी को बाह्य सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी दी जा रही है। उसके अतिरिक्त 5 इंस्पेक्टर को वहाँ पे लगाया जाएगा जो कि अलग अलग क्षेत्र अलग अलग जोन में वहाँ पे तैनात रहेंगे। जो कॉलेज जहाँ पे की मतगणना होनी है सिमडेगा कॉलेज, उसके चारों तरफ के एरिया को हम लोग केवल इलेक्शन रिलेटेड वर्क के लिए ही रखेंगे। उसका डिटेल ट्रैफिक प्लान भी हम लोग कल तक उसको जारी कर देंगे ताकि आम जन को कोई भी असुविधा न हो और लोग आसानी से अपनी जो दैनिक दिनचर्या है उसको अपना सुचारू रूप से चला सकें। इसके अतिरिक्त जितने भी हमारे वहाँ पे जो अलाउड लोग हैं, चाहे वो काउंटिंग पर्सनल हैं, चाहे काउंटिंग एजेंट हैं, कैंडिडेट्स हैं, मीडिया के बंधु हैं हमारे, उन सभी के लिए कहाँ पे एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी, कैसे उनको जाना है, वो सभी दिशा निर्देश उस जो हम लोग फ्लेक्स बनवा रहे हैं उसमें रहेगा। गुमला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर सत्यार्थी ने मतगणना से पहले पदाधिकारियों के साथ में बैठक की है। उपायुक्त ने कहा मतगणना कार्य को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है और मतगणना के दौरान निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन किया जाए। मतगणना से जुड़े हुए किसी भी काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही ये भी कहा कि स्ट्रांग रूम पूर्वाह्न 7 बजे खोले जाएंगे और 8 बजे से काउंटिंग प्रारंभ कर दी जाएगी। पैक्स चुनाव को लेकर पश्चिमी चंपारण जिले में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। लिहाजा बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर पैक्स अध्यक्ष और सदस्य पद के लिए निर्धारित समय के भीतर नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि 1 दिसंबर को होने वाले पैक्स चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। खुद आरओ इसकी निगरानी में जुटे हैं। वहीं डीएम दिनेश कुमार राय ने भी चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। साथ ही आपको यह भी बताते चले कि बगहा 2 ब्लॉक के कुल 11 पैक्स अध्यक्ष पदों के लिए होने वाले चुनाव में 26 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि सदस्य पद के लिए 94 उम्मीदवारों ने पर्चा दाखिल किया है। ब्लॉक में
11 पैक्स के निर्वाचन के लिए आदेश प्राप्त था। उसमें से कुल 26 अध्यक्ष के लिए निर्वाचन प्राप्त हुआ है, सदस्य के लिए 94 है, तो कुल 120 हमारे पास नॉमिनेशन प्राप्त है, जिसमें से एक देवरिया तरवनवा में सिर्फ एक ही नॉमिनेशन है अध्यक्ष पद के लिए, तो वो निर्विरोध हो जाएगा। बाकी जगह का हम लोग रिपोर्ट भेज दिए हैं जिला। थैंक यू। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से मोकामा में राष्ट्रीय मुक्ति भ्रष्टाचार मोर्चा लॉन्च की गई है और मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजीव कुमार ने वैदिक रीति से पूजा अर्चना कर नारियल फोड़कर मोर्चा का विधिवत शुभारंभ किया। ये मोर्चा बिहार में विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर ताल ठोकेगा। बताया यह भी गया कि मोर्चा जनता के बीच में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने का मुद्दा उठाने का काम करेगा और इसका मुख्य उद्देश्य देश से भ्रष्टाचार को मिटाना है। इसका बहुत सा मुद्दे हैं, जो कि पहला मुद्दा है जन लोकपाल विधेयक लागू करना। दूसरा मुद्दा है एमपी, एमएलए, एमपी, मंत्री का पेंशन बंद करना और आपको क्या कर्मचारी का पेंशन लागू करना। तीसरा मुद्दा है चार्जशीटेड अपराधी को टिकट नहीं देना और जो अगर मुक्त हो गए अपराध से तो उनको टिकट दिया जाएगा। मधेपुरा में आम रास्ते को लेकर शहरवासियों ने निर्माणाधीन पुलिस लाइन के पास में धरना दिया। शहरवासियों के समर्थन में आरजेडी विधायक सह पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर भी उतर आए हैं और शहर के कृष्णापुरी मोहल्ला वार्ड संख्या 4 में सालों से लंबित निर्माणाधीन पुलिस लाइन की दूसरी तरफ से रहने वाले करीब 150 परिवारों का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। बताया भी गया है कि पहले मोहल्लेवासी निर्माणाधीन पुलिस लाइन की जमीन होकर आवागमन करते थे, लेकिन अब पुलिस लाइन के चारों तरफ बाउंड्री का निर्माण किया जा रहा और इस वजह से मोहल्लेवासियों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। अब हम लोगों के पास कोई उपाय नहीं है। कल एसडीओ साहब आए थे, डीएसपी साहब आए थे, सब आए और डीएसपी साहब एक लाइन में हम लोगों को बोले कि 1 इंच जमीन इसमें से नहीं मिलेगी और आप लोग को रास्ता का तो बातें छोड़ दीजिए, रास्ता उस्ता का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग अपना व्यवस्था देख लीजिए, यहाँ रास्ता नहीं मिलेगा। ऐसे उसको धमकी कहिए कि अगर आप लोग काम को अवरुद्ध करिएगा या रोकने आइएगा तो सबको एफआईआर करेंगे और सबको जेल भेजेंगे। यही डीएसपी साहब कल बोले। अभी तब हम लोग विधायक जी को फोन किए, विधायक जी आए, एमपी साहब को फोन किए हैं, एमपी साहब देखते हैं कब तक आते हैं। नहीं, लोगों का विरोध निर्माण को लेकर के नहीं है, पुलिस लाइन के लिए चिन्हित जगह है। लोगों का विरोध इस बात के लिए है कि 200 परिवार बस रहा है इसमें। आज फायर एक्ट की को फॉलो नहीं किया जा रहा है। मिनिमम पैसे चाहिए आवासी को, तो 200 परिवार के लोग कैसे अपने घर तक जाएंगे किसी भी आपदा की स्थिति में, चाहे वो आग लगी का घटना हो या भूकंप की स्थिति हो, तो कैसे अपने घर से निकास करके सड़क पर लोग जा पाएंगे। समस्या यहाँ पर है। और जो फायर एक्ट है वो सब बिल्डिंग बायलॉज में शामिल है, सरकार के सारे नियम कानून में शामिल है। तो जो भी ये कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है वो अवैध ढंग से कराया जा रहा है। सबसे पहले शासन को ये चाहिए कि आम आवासी जो लगभग 200 परिवार हैं यहाँ मोहल्ले में, उसको 20 फीट रास्ता दे करके ही कोई निर्माण करावे। अगर इसके अलावा कोई निर्माण पर सरकार रिजिड होती है, इसका मतलब हृदयहीनता की हद है और सुशासन बाबू से संवेदनशीलता की आशा कर नहीं सकते हैं। बगहा तिरुपति चीनी मिल्स में घटतौली और गन्ना चालान समेत कुव्यवस्थाओं को लेकर नाराज किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया है। किसानों ने तिरुपति चीनी मिल्स पर शोषण समेत मनमानी करने के कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मौसम की दोहरी मार से गन्ना किसान पहले से ही काफी ज्यादा परेशान है। इसी बीच में गन्ना पेराई शुरू होने पर चीनी मिल्स की ओर से किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बगहा चीनी मिल जो है
वो किसानों के साथ काफी नाइंसाफी कर रहा है। इसी को लेकर हम लोग पूरे किसान संघ के लोग आज हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी से मिले हैं, जिसमें डीएसपी साहब, सीओ साहब, बीडीओ साहब सारे लोग उपस्थित थे। उसमें 9301 पर रोक लगाया गया है, इसको लेकर बात हुई है। इसके अलावा घटतौली पर भी बात हुआ है कि चीनी मिल घटतौली कर रहा है। इसके अलावा जो भी बाहरी गन्ना जो है इसको पूर्णतः बंद करने की बात हुई है और यहाँ का स्थानीय किसानों को प्राथमिकता का आधार पर चालान दिया जाए, इस पर भी बात हुआ है। और इसके अलावा ये भी बात हुआ है कि अगर थोड़ा मोड़ा दूसरे प्रभेद का गन्ना है तो जानबूझ के मिल प्रबंधन के द्वारा उस गन्ने को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, तो इस पर भी बात हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी ने इस पर संज्ञान लेते हुए और मिल प्रबंधन को आदेश दिया है कि इस सभी जो भी कुव्यवस्था है इस पर रोक लगाया जाए, अन्यथा सभी लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और किसानों के साथ कोई नाइंसाफी हो, इस पर उन्होंने बड़ी प्रमुखता से बल दिया है। इसमें किसान संगठनों द्वारा शिकायत किया गया है कि इनका जो 9301 जो वैरायटी है वो नहीं लिया जा रहा है। तो अभी मीटिंग के बाद ये इनको डायरेक्शन दिया गया है कि ऐसा बिल्कुल ना करें, किसानों का जो है वो 9301 लिया जाए और वो बिल्कुल लिया जाएगा। दूसरा समस्या था कि इनका कहना था कि हमारे जो रिजर्व एरिया है उसके बाहर का गन्ना लिया जा रहा है और हमारे रिजर्व एरिया के जो किसान हैं उनको चालान नहीं मिल रहा है। तो इस संबंध में भी सर ने भी बताया और हम भी अपने स्तर से मिल को बार बार निर्देशित करते रहते हैं कि जो अपना रिजर्व एरिया है जो भी उसी से गन्ना लें, बिल्कुल अवैध रूप से किसी और रिजर्व एरिया के बाहर का गन्ना ना लें। इस संबंध में हम लगातार जांच भी कर रहे हैं और अभी जांच करेंगे भी। अगर ऐसा कुछ पाया जाता है तो बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मधेपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार अग्नि सुरक्षा और इससे बचाव को लेकर कई स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस क्रम में अग्निशमन विभाग की ओर से दर्जनों स्कूल बच्चों को अग्निकांड की घटना से बचाव के लिए प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। अग्निशमन सेवा पदाधिकारी ने बताया कि आग लगने पर आप कैसे बचाव कर सकते हैं, इसे लेकर कई सारे सुझाव बताए गए हैं। इसके लिए हम स्कूल जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, जनप्रतिनिधि के साथ सबके साथ बैठक करके सभी को समझा रहे हैं कि आग से हमें कैसे बचना है। कोई भी और हम पंपलेट के माध्यम से नंबर भी वितरण कर रहे हैं कि कोई भी आग लगी तुरंत से तुरंत हमें फोन कीजिए और बताइए कि आग कैसी है और कहाँ लगी है। बताते हैं बच्चा को पहले आग से कैसे बचे। जैसे कि घर में खाना बनाते समय बहुत ऐसा है कि हिलसिलाइल होता है, मोबाइल से बात करना, खाना बना कहीं चल जाना, जैसे चाय चढ़ा दिया कहीं चल गया तो चाय क्या होता है उधिया जाता है। उधियाने के बाद क्या होता है कि चूल्हा में गिर जाता है, उससे क्या होता है जो सूखता है तो आग पकड़ जाता है। आग पकड़ने के बाद उससे आग बढ़ जाता है, बढ़ने के बाद पूरा घर में आग फैल जाता है। ये सबसे ऐसा है खाना बनाते समय मतलब मोबाइल से बात न करें, कहीं खाना बना के कहीं जाए न। जब खाना बना के पूर्ण रूप से हो जाता है तो अपना रेगुलेटर से बंद करके कहीं जाना चाहिए। शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाता एक वीडियो वायरल हो रहा, जिसकी जांच पड़ताल की गई है। तो वहीं वीडियो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के मध्य विद्यालय गुलनी का निकला है। बताया ये भी जा रहा कि वहां के प्रधान अध्यापक नागेंद्र प्रसाद और साथ ही शिक्षक सुबोध कुमार को स्कूल में शराब के नशे में धुत पाया गया। बच्चों के हल्ला मचाने पर ग्रामीण जब स्कूल पहुंचे तो दोनों शिक्षकों को शराब के नशे में पाया। इसकी सूचना पर मौके पर पहुंची दीपनगर थाना पुलिस दोनों शिक्षकों को पकड़कर थाने ले गई है। तो वहीं छत्तीसगढ़ पुलिस ने 3.5 लाख रुपए से ठगी मामले में जांच पड़ताल और आरोपी की गिरफ्तारी करने को लेकर साहिबगंज पहुंची और छत्तीसगढ़ पुलिस की टीम साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना पहुंचकर थाना प्रभारी पंकज दुबे से इस संबंध में बातचीत की है। हालांकि मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण पुलिस की टीम अपने पूरे दलबल के साथ मुफस्सिल थाना चली गई और इसको लेकर छत्तीसगढ़ पुलिस के इंस्पेक्टर JR कुर्रे ने भी बताया कि 3.5 लाख रुपए की ठगी मामले में टीम यहां पर आई। जांच पड़ताल और आरोपी की गिरफ्तारी करने को लेकर यहां की पुलिस से सहयोग लिया जा रहा है। गुमला पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया। दरअसल पुलिस ने यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर की है और सूचना मिली थी कि शांतिनगर में एक घर में चोरी का मोटरसाइकिल रखा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 6 बाइक के साथ में 5 चोरी के आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
गुमला को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि शांति नगर में एक किराए के मकान में एक लड़का रहता है जिसके यहाँ चोरी का मोटरसाइकिल रखा हुआ है। उस सूचना के आलोक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गुमला के नेतृत्व में एक छापेमारी टीम का गठन किया जाता है और छापेमारी टीम उस घर में छापेमारी करती है, जिसमें महात्मा उरांव और उसका सहयोगी नीतीश उरांव पकड़ा जाता है और उसके यहाँ से चोरी का मोटरसाइकिल 3 मोटरसाइकिल चोरी का मोटरसाइकिल रहता है और जब उससे पूछताछ किया जाता है कि ये चोरी का मोटरसाइकिल है जो उसे बेचने का है। उसके निशानदेही पर 2 अलग अलग जगह में लोहरदगा में अभय और मुकेश जो लोहरदगा के रहने वाले हैं बताया कि ये हमारे सहयोगी हैं, इनके द्वारा भी मोटरसाइकिल उपलब्ध कराया जाता है और मोटरसाइकिल का जो कागज है डॉक्यूमेंट है यहाँ के जो एक सूरज कुमार है जो सोसो मोड़ के रहने वाले हैं उनके द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट तैयार करके उसको बेच दिया जाता है। खबर धनबाद से है जहां पर एक बड़ा हादसा सामने आया। दरअसल धनबाद के मैथन डैम में घूमने आए 3 युवक गहरे पानी में डूब गए हैं। मैथन डैम से लापता 3 युवकों के शव निकाले जा चुके हैं। मृतक का नाम युवराज सिंह, जैद हुसैन और नायाब है। बताया ये भी जा रहा कि धनबाद के वासीपुर और पुराना स्टेशन के रहने वाले 6 दोस्त बुधवार की शाम को पिकनिक मनाने के लिए डैम में गए हुए थे और इस दौरान डूबने का मामला सामने आया। आपको बताते चले कि पूरा मामला धनबाद से सामने आया जहां पर बड़ा हादसा सामने आया। दरअसल धनबाद के मैथन डैम में घूमने आए 3 युवक गहरे पानी में डूब गए हैं और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि लापता 3 युवकों के शव को बाहर भी निकाला गया है और मृतक का नाम युवराज सिंह, जैद हुसैन और नायाब है। बताया ये भी जा रहा कि धनबाद के वासीपुर और पुराना स्टेशन के रहने वाले 6 दोस्त बुधवार की शाम पिकनिक मनाने के लिए मैथन डैम पहुंचे थे, तभी 3 दोस्त गहरे पानी में चले गए। इस दौरान ये डूबने का ये पूरा मामला सामने आया है। नालंदा के बिहार थाना क्षेत्र पुलिस परिसर के क्वार्टर में एक एएसआई के बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मृतक की पहचान मधेपुरा जिला निवासी धर्मेश कुमार के 20 साल के बेटे रुपेश कुमार के रूप में की गई है। धर्मेश कुमार बेना थाना में पदस्थापित था और साथ ही मृतक के दादा कपिलेश्वर दास से बताया कि उसने आत्महत्या क्योंकि इसका खुलासा नहीं हो सका है। और साथ ही नगर थाना अध्यक्ष सम्राट दीपक ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है। कमरे से किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। मामले की जांच लगातार की जा रही है। यहाँ से फोन गया, कोई बड़ा बाबू थे, तो घर का नंबर तो हमारा लड़का तो फोन नहीं किया था, बिहार थाना का बड़ा बाबू थे, जो स्टाफ हो वही उसके नंबर से घर पर फोन किया कि आप लोग आइए घर से। ये इतना जानकारी नहीं दिया, जैसे ऐसी घटना घट गया है आइए, तो हम लोग उस पर चले तो धीरे धीरे यहाँ आते आते पूरा मालूम हुआ। अच्छा, कि फांसी मैंने क्वार्टर में लगाया था कि बाहर में? अंदर में की बात, अंदर अपने रूम में। हाँ, पिताजी ड्यूटी में गए थे। हाँ, वो ड्यूटी राजगीर। गांव से कब लौटा था? कल लौटा था कि परसों लौटा? कल ही लौटा था। कल लौटा था। हाँ। औरंगाबाद मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नौगढ़ मोड़ के पास में बने यात्री शेड से संदिग्ध अवस्था में एक युवती का शव बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद भेज दिया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मुफस्सिल थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है और युवती की पहचान पहरमा ग्राम निवासी दिनेश यादव की 22 साल की पुत्री नेहा कुमारी के रूप में की गई है। तो आए तो हमें तो गांव के बगल पे है जानकारी मिला, ऐसा ऐसा मामला है ग्राम पहरमा के है। इसके बाद जो पहरमा से आए वो बोले कि इसे एडीएम हॉस्पिटल जिस लड़का से शादी हुआ था तय, तो वही लड़का बुलाया है कि डिहरी हॉस्पिटल एडीएम में है। एडीएम हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात किए, बोले कि वो लड़का लेके आया था तो पॉइजन लड़की खेले थी, पॉइजन खेले थी, तो उसी में हम लोग भर्ती नहीं लिए। डेहरी थाना को इन्फॉर्म भी कर दिए हैं कि हमरा भी पॉइजन खेले लड़की आई है, हम उस मामला को भर्ती नहीं ले सकते हैं, लड़की सीरियस है। मौत का कारण क्या है? मौत वही जहर फैले हैं। किसका दबाव में आकर खाई होगी? अभी ये कैसे कहा जा सकता है?
7 बजे सूचना मिली कि नौगढ़ जो है यात्री शेड में एक डेड बॉडी महिला का मिला है। तो हम लोग गए वहाँ पर तो देखें कि यात्री शेड में एक महिला कुंवारी लड़की है, 22 साल की लड़की पड़ी है। प्रथम दृष्टि संदिग्ध मौत लग रही है और कुछ भी पोस्टमार्टम बाद में कहा जा सकता है। ये पता अभी तक नहीं चला कि मौत के कारण क्या है? नहीं, यही पता नहीं चला है। मामला आ रहा है शादी को लेकर, तो अब देखिए उनका गार्जियन से जो भी क्या बयान देते हैं, आवेदन देते हैं, उसके बाद भी कुछ कहा जा सकता है। राजपुरी में इतना ही। नमस्कार।